इंडेस टू इन्वेंट्री। पहला पार्ट है इसका बेसिक। मीनिंग क्या होता है इन्वेंट्री का। मैं मान के चलूँगा मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं माल खरीद के लेके आऊँगा, कुछ रॉ मटेरियल, उसमें कुछ काम करूँगा, उसके बाद काम करने के बाद फिनिश गुड मेरा बन जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ मारुति का। अगर मैं मारुति की कार कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ स्विफ्ट, तो मैं क्या है लोहा खरीद के लेके आऊँगा, प्लास्टिक खरीद के लेके आऊँगा, इंजन इंपोर्ट किया मैंने, सीट्स लेके आया, टायर्स खरीद के लेके आया, पेंट्स खरीद के लाया, अच्छा स्टेयरिंग लेके आया, डोर लेके आया, ग्लास लेके आया, चेचीज़ और इंटीरियर में जो भी लगता है, इंफोटेनमेंट, आर्म रेस्ट, वो कांच घुमाने वाले हैंडल, बटन्स, वो और छोटे मोटे आईने, वो सब लेके आया मैं। अब क्या होगा, ये सामान मैंने जैसे ही लेके आया और मैंने उतारा फैक्ट्री में, क्या होगा, लेबर लोग आए, लेबर लोग ने लोहा प्लास्टिक ठोके, एक बढ़िया का कार का स्ट्रक्चर बनाए, उसमें इंजन जोड़े, उसके बाद पेंट हुआ, उसमें बहुत सारी मशीनरी इसके अंदर वो कार गई, उसमें काम हो रहा है, तो वर्क चल रहा है उस पर, वर्क इन प्रोग्रेस। फाइनली उस पर फिनिश गुड प्रोड्यूस होकर निकलेगा स्विफ्ट। ये प्रोसेस होती है। अब स्टॉक इन ट्रेड लिखा है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या होगा, अगर मैं खाली बनी बनाई स्विफ्ट लेके आता हूँ और उसको बेच देता हूँ, बनी बनाई स्विफ्ट लेके आया, रखा और बेच दिया, तो बोलूँगा स्टॉक इन ट्रेड में यहाँ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब अपन सीखते हैं अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे। तो ईयर ओपनिंग पे हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होगा, कुछ आधी अधूरी कारें पड़ी होगी, बनी हुई चैचीस है, उसमें टायर लगे हुए हैं, इंजन फिट है, बाकी कुछ काम नहीं हो रखा है, कुछ बनी बनाई स्विफ्ट भी पड़ी होगी एफजी। अब क्या होगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लेके आऊँगा। WIP थोड़ी ना खरीद के लेके आऊँगा। WIP मतलब क्या होता है, मैं काम कर रहा हूँ उस पर, फिनिश गुड थोड़ी ना लेके आऊँगा खरीद के, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मैं खरीद के क्या लेके आऊँगा, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने परचेज़ किया रॉ मटेरियल। अब कन्वर्जन एक्सपेंसेस भी हो गए इस फिनिश गुड पे, तो कन्वर्जन एक्सपेंसेस, कुछ माल बेच दिया। अब ईयर एंड पे कुछ माल बचा भी होगा, कुछ रॉ मटेरियल बचा होगा, कुछ आधी अधूरी कारें पड़ी होगी, कुछ बनी बनाई स्विफ्ट भी पड़ी होगी। तो ये जर्नल एंट्रीज, परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कन्वर्जन एक्सपेंसेस, कन्वर्जन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पीपी, ये क्या है, जो डेप्रिसिएशन ऑन पीपी है रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसको हम बाद में समझेंगे। अब क्या होगा, हम सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, वो सारी नेसेसरी कॉस्ट, हाँ, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन, इन्वेंट्री लाने तक की कॉस्ट और उस कंडीशन में लाने तक की कॉस्ट, उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना, उसके बाद WIP और FG सीखेंगे। तो रॉ मटेरियल की बात अपन करते हैं, तो इसमें 3 स्टेप होती है, स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 में क्या होगा, मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, जो मैं लेके आया हूँ इसकी कॉस्ट क्या होगी इस रॉ मटेरियल की। तो जो भी परचेज प्राइस होगा, यानी कि लिस्ट प्राइस, माइनस कर दूंगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट, प्लस कर दूंगा नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, साइलेंट केसेस में मान के चलूँगा क्यों नॉन रिफंडेबल ही है, और जो भी इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, परचेज इंश्योरेंस मतलब जो मैं माल खरीद के लेके आ रहा हूँ उसका मैंने जो इंश्योरेंस कराया, बाइंग कमीशन, मेरे को पता नहीं है कि माल कहाँ से कैसे खरीदूँ, तो मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, उसको कुछ कमीशन पे किया। पैकेजिंग कॉस्ट, जो माल डिलीवर करता है वो बोल रहा है कि मैं आपको इन पैकेजेस में दूंगा, ये पैसे भी आप दो, पैकेजिंग कॉस्ट। तो ये यहाँ से पता चल गया है कि जो मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेके आया उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। स्टेप 2 में निकालेंगे अपन परचेज कॉस्ट पर यूनिट। एग्जाम्पल, मैंने इतने रुपए में कुछ बहुत सारी यूनिट खरीद के लेके आया, तो मेरे को पर यूनिट की कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा मैं कितनी यूनिट लेके आया हूँ इन पैसों में, तो मेरे को पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब ये जो कॉस्ट है वो 2 हिस्से में बटी होगी भाई। एक तो कुछ मेरा रॉ मटेरियल पड़ा होगा, या फिर मेरा कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो चुका होगा। तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट है इनटू एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, कितनी यूनिट कंज्यूम्ड हो चुकी है इनटू एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, दोनों का टोटल कर दो तो ये अमाउंट निकलेगा। अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड कर रहा हूँ, माल खरीद के लेके आता हूँ बेच देता हूँ, माल खरीद के लेके आता हूँ बेच देता हूँ, तो उसकी भी कॉस्टिंग ऐसे होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे WIP और FG की। दोनों की कॉस्ट एक जैसे ही निकलेंगी। हम FG की निकाल रहे हैं वो मान के सीख लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना है तो कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है इसकी। तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल की लगी होगी वो इंक्लूड करेंगे, और जो भी हमारा इस प्रोसेस में लगी होगी वो कॉस्ट इंक्लूड कर देंगे, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो हमने यहाँ पे निकाले थे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, प्लस करेंगे अपन कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट हमने यहाँ भी पढ़े थे, वही कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन यानी कि जो इधर लगी हुई है ना वो कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल लगा था वो प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, लेबर, एग्जाम्पल सैलरी ऑफ मशीन वर्कर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे कि कंज्यूमेबल, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसके अंदर आ जाएंगे जो कि एब्जॉर्ब्ड वाले हैं।
इसको अपन और समझेंगे यहाँ पे। पहले समझते हैं एक्सपेंस। एग्जांपल क्या इसके चाहिए? फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी कॉस्ट है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री एडमिन स्टाफ है, और डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये भी यहाँ पे आ जाता है। जो हमने इस जनरल एंट्री में देखे थे ना, ये पीपीई वाला, ये डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई रिलेटेड टू फैक्ट्री, वो भी इसके अंदर आ जाता है। डेप्रिसिएशन किस किस का होगा? बिल्डिंग का, मशीन यूज़ हो रही जो प्रोडक्शन में, जो कि व्हीकल यूज़ हो रहे हैं उसका, है ना, और जो कि फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं वो भी। इसमें क्या होगा? हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, जो हमारे ये असेट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में फैक्ट्री में रखे हुए हैं और प्रोडक्शन में लग रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। क्योंकि ये जो अपन कॉस्ट निकालते हैं, यहाँ की कॉस्ट काम आती है ये इन कंपोनेंट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो अपन ये वाला डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे, और जो बचा हुआ अदर इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है वो P&L में चले जाता है। ठीक है। अब ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालते कैसे? एब्जॉर्ब वाला, जो भी टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, डिवाइड करेंगे उसको अपन हायर ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर है हायर से, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। एग्जांपल, रेंट है मेरा 10,000 रुपये फैक्ट्री का, जो कि फिक्स है। मैं इसमें प्रोड्यूस कर सकता था नॉर्मली 500 यूनिट, लेकिन मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया 300 यूनिट। तो हायर कैसे? 500। मैं कितनी प्रोड्यूस कर सकता था? 500 यूनिट। तो 1,000 को मैंने 500 से डिवाइड किया, इनटू एक्चुअल में कितनी किया? 300 यूनिट। तो ये जो 300 यूनिट का खर्चा है वो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा इसमें कन्वर्जन कॉस्ट में। और बचा हुआ तो 200 यूनिट का है, तो मैंने प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो वो P&L में आ जाएगा। वैसे ही अगर ये उल्टा होता, मेरा क्या नॉर्मल 300 होता और एक्चुअल 500 होता, तो हायर में 500 लेता, क्योंकि मैंने 1,000 को निचोड़ लिया हूँ उन 500 यूनिट्स में। तो 1,000 डिवाइड बाई 500, अगर ये एक्चुअल वाली 500 होती इंटू 500, तो 1,000 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता मेरा। वैसे निकालते हैं। अब हमने कॉस्ट निकाल दिए, इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दिए, डिवाइड कर देंगे कितनी यूनिट टोटल प्रोड्यूस हुई है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप 3 में क्या होगा? हम अलोकेट कर देंगे इस प्रोडक्शन कॉस्ट को। जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकली है ना, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, दूसरा जो बिक चुका होगा। तो जो भी फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक होगा, इनटू कर देंगे अपन कॉस्ट पर यूनिट से, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी यूनिट बिक चुकी है, इनटू कर देंगे अपन इसको प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने सीखा था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना। यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाला था। यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री? फिनिश गुड वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाला था। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इग्नोर होते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये आइटम है वो P&L में जाते हैं, हाँ, ना कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होते हैं। कौन सा? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल लेबर। ये मेरे को भर हुआ है, मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं हुआ होगा। मैं अगर मेरी कॉस्ट बढ़ा देता हूँ इसको ऐड करके, तो खाली मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, मेरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट तो कम होगी। दिक्कत है मेरे लिए। अब स्टोरेज कॉस्ट नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं थी, जैसे कि गोडाउन रेंट फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड। एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन का खर्चा हो रहा है लेकिन फैक्ट्री में नहीं हो रहा है, वो बाहर कहीं हो रहा है, ऑफिस में हुआ तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर फैक्ट्री में ऑफिस रहता तो वो खर्चा ऐड होता है। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग ओवरहेड, मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहा हूँ। मैं अगर फिनिश गुड की भी क्या निकालता? कॉस्ट। तो भाई मेरा यहाँ तक प्रोडक्शन हो चुका है ना, तो मेरे को यहाँ तक की कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट मैंने की कॉस्ट निकाला है, लागत ऑफ इन्वेंट्री यहाँ तक की निकालता। अब वो जो सेलिंग का खर्चा हो रहा है फिनिश गुड बनने के बाद हो रहा है, सेलिंग ओवरहेड है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी कॉस्ट ऑन सेल, सेल्स कमीशन, वारंटी कॉस्ट, और अनएब्जॉर्ब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने यहाँ पढ़े थे ना, ये वाला खर्चा उसकी बात कर रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेफर्ड क्रेडिट का इंटरेस्ट, लोन रेजिंग फीस, बोरोइंग कॉस्ट जो कि अलाउड नहीं है इंड AS 103 में, वो कैश डिस्काउंट जिसको अपन बोलते हैं अर्ली सेटलमेंट का डिस्काउंट, ये सारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं होते हैं। अब एक क्वेश्चन का पॉइंट है, जैसे कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कंट्रोल यूनिट, मैन्युफैक्चर कर रही है यानी कि मैन्युफैक्चरर है, और मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है यानी कि फिनिश गुड की वो निकालना है कॉस्ट। तो फैक्ट्री रेंट, एनर्जी कॉस्ट, ये ओवरहेड लग रहे हैं, तो ये ओवरहेड एब्जॉर्ब करा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट हमने पढ़े थे कि ये प्रोडक्शन होने के बाद होते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगे ही नहीं। और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे ओवरहेड को मेरे को एब्जॉर्ब कराना है, तो ओवरहेड का पूरा इसको डिवाइड करूँगा मैं किससे? ये नॉर्मल वाले से और एक्चुअल वाले से। क्वेश्चन नॉर्मल दे देगा, एक्चुअल मेरे को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर पता लगाना पड़ेगा दोनों में से हायर कौन सा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या है, ईयर एंड पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल WIP FG बच जाता है उसको अपन किस वैल्यू पे दिखाने वाले हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहले स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से। इसके पहले अपन समझते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है। हमने ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल खरीदे होंगे। अब जिस दिन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन वो रॉ मटेरियल मार्केट में कितने का मिल रहा है वो सेम रॉ मटेरियल, तो उसको बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में दो केस हो गए। अगर मार्केट में वो कम ज़्यादा का मिल रहा है और मैंने 100 रुपये का ख़रीद के लाया था और मार्केट में 120 रुपये का मिल रहा है, मीन्स मैंने कम का ख़रीद के लाया था। हम प्रूडेंस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे कम वाले पे, यानी कि कॉस्ट पे। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा है और हमारी कॉस्ट कम है जितने में मैंने ख़रीद के लेके आया था, तो हम इसको वैल्यू कर देंगे कॉस्ट पे। दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट में वो आज सस्ता मिल रहा है जिससे एज़ कम्पेयर टू जितने में मैंने ख़रीद के लाया था। मैंने मान के चल 100 का ख़रीद के लेके आया था, आज मार्केट में 80 का मिल रहा है, तो कम का मिल रहा है आज। तो इस केस में क्या होगा, मैं देखूंगा कि जिस रॉ मटेरियल से मैं फिनिश गुड बनाने वाला हूँ क्या उसको बनाने के बाद जो बेचूंगा तो क्या उसमें मेरे को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है वो फिनिश प्रोडक्ट बेचने पे, मीन्स जो कॉस्ट है उससे भी कम पे मैं उस फिनिश प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, तो मैं आज उस रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लूँगा। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड और WIP इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे हम इसको वैल्यू करते हैं। NRV कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। पहले फॉर्मूला, जो भी हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ FG होगी उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल की नेट मेरे पास कितना पैसा रियलाइज होना है। जितनी भी सेलिंग प्राइस होगी जितना पैसा आना है, लेकिन बेचने पे कुछ खर्चा होगा, और WIP है तो उसको और कंप्लीट करने में और एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो माइनस कर देंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई फिनिश गुड है उसकी कॉस्ट है 80 रुपये पूरी बनवाई की, मार्केट में 100 रुपये का बिकता है लेकिन बेचने में 5 रुपये का खर्चा आता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ FG 100 रुपये लिखा, बेचने में 5 रुपये का खर्चा आएगा सेलिंग कॉस्ट, तो कितना आया 95। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट 80 पे उसको वैल्यू कर दिया। दूसरा केस होगा WIP का, मैंने अब तक उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में 40 रुपये का खर्चा कर चुका हूँ, उसको और प्रॉपर फिनिश गुड बनाने में 60 रुपये का खर्चा आने वाला है। जैसे ही वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको मार्केट में बेचूंगा मैं 100 रुपये का और बेचने पे खर्चा आने वाला है 5 रुपये का। तो फॉर्मूले में इसको फिट करते, सेलिंग प्राइस 100 रुपये लिखा, सेलिंग कॉस्ट 5 रुपये लिखा, और एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट मतलब उसको और कंप्लीट करने में कितना खर्चा आने, ऑलरेडी 40 का खर्चा हो चुका है लेकिन 40 के बाद कितना और खर्चा आने वाला है 60 रुपये का, तो यहाँ 60 रुपये लिखूंगा मैं, तो पता चल जाएगा कि नेट मेरे जेब में कितना पैसा आना है। तो मेरे पास NRV निकल गई। अब कॉस्ट में क्या लिखूंगा मैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट में क्या लिखूंगा, जितनी अब तक लग चुकी है वो, ना कि टोटल। टोटल नहीं लिखना है 100 रुपये, जितनी अब तक लग चुकी है कितनी 40, वो लिखूंगा यहाँ पे। विच एवर इज लोअर 35, इस पर वैल्यू कर दूंगा। अब ये जो ना आइटम वाइज आइटम लगता है, मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास 4 टेबल है, कॉस्ट दी है NRV दी है, मैंने टोटल कर दिया विच एवर इज लोअर रूल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। टेबल का कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, टेबल 2 का कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, टेबल 3 का कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ऐसे इंडिविजुअली होगा, टोटलिटी बेसिस पे नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट है। ये बोलता है कैलकुलेट द इन्वेंट्री, राइट डाउन लॉस अमाउंट, मतलब क्या होता है, कितना गिरा कर वैल्यू दिखा रहा हूँ। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। कॉस्ट 50 रुपये थी, मार्केट में वो NRV 25 रुपये, नुकसान कितने का हुआ 25 पे गिरा के दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है राइट डाउन अमाउंट का। एक और क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, हम गुड्स को मैन्युफैक्चरर कर रहे थे कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, उसने बोला अभी अपनी प्रोडक्शन रोक दो और अभी डिलीवरी मत करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरी किताबों में ईयर एंड पे WIP का स्टॉक पड़ा हुआ है 85 लाख का जो कस्टमर ने बनवाया था, FG पड़ा हुआ है 55 लाख का, और मेरे को ऑलरेडी उससे 65 लाख का डेटर खड़ा हुआ है कि 65 लाख रुपये लेने हैं, जिससे कस्टमर के ऊपर अब क्या हुआ, वाइंडिंग अप का केस लग गया। अब ये बोलता है क्वेश्चन, क्या प्रोविज़न मेरे को 205 लाख का बनाना चाहिए। 205 लाख मतलब ये सारे का अमाउंट का नहीं, प्रोविज़न खाली बनेगा डाउटफुल डेट का, और इन्वेंट्री शो होगी मेरी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर वाले रूल पे। एक और क्वेश्चन का पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, फिनिश गुड की, रॉ मटेरियल की, परचेज दिया हुआ है। परचेज किसका होगा, रॉ मटेरियल का ही होगा ऑब्वियसली। ओवरहेड दिए हुए, सेल्स दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। साल भर में हमने सोचे थे कि 15,000 kg का ऑफ FG का प्रोडक्शन होगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ 10,200 का। सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लिया जो कि आई 10 रुपये पर kg,
जो हमने यहाँ पे सीखे थे ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना कि एक यूनिट की कितनी होगी। देखो रॉ मटेरियल है तो उसके दो केस हो गए, जितना भी मैंने खरीद के लाया था, या तो वो प्रोडक्शन में यूज़ होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। हमने यहाँ से जो निकालना सीखे थे पर केजी वाला मैंने यहाँ पे निकाल लिया। कितनी 1 केजी की ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी। अब आते हैं अपन एफजी पे, जो हमने यहाँ पे सीखे थे ना, एफजी का निकालने वाला। ये जो अमाउंट है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो हमने टोटल रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए थे वो मत लिखना, जितना कंज्यूम्ड हुआ है उतना अमाउंट लिखना है यहाँ पे। वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग में रॉ मटेरियल इतने का था, परचेज इतने का किए, क्लोजिंग बचा इतना है, तो मीन्स बचा कुछ हमारा लग चुका है, कंज्यूम्ड हो चुका है, कंज्यूम्ड वाला आता है। अब आते हैं अपन ओवरहेड पे। ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब कराएंगे, ये दिया हुआ है, यूनिट्स के डाटा दिया हुआ है 75,000, तो नीचे कैसे डिवाइड करते हैं, नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज़ हायर। तो नॉर्मल दिया हुआ है 15,000 kg, एक्चुअल दिया है 10,200, 75,000 को 15,000 से डिवाइड किए इंटू एक्चुअल, तो ये एब्जॉर्ब करा दिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल मेरा पूरा जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी। अब क्या होगा, लास्ट में आके दो मेन प्रोडक्ट निकले, लेकिन जो एक बाय प्रोडक्ट निकल गया जो मेरे को चाहिए ही नहीं था, जानबूझ के अब वो निकल गया, उसको रोक नहीं सकते, अब तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया। मेरे को सीखना है कि इसकी कॉस्ट कैसे निकालूँ, इसकी कॉस्ट कैसे निकालूँ, क्योंकि यहाँ तो इकट्ठी जॉइंट कॉस्ट लग चुकी है, वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी हुई है। जो भी टोटल कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट लगी हुई है वो ऐड कर दिया, माइनस करूँगा मैं जो ये बाय प्रोडक्ट निकला है। मान के चलो मैंने दूध डाला, दूध प्रोसेस हुआ, एक बटर निकला, एक चीज़ निकला और एक छाछ निकली, तो टोटल जॉइंट कॉस्ट यहाँ तक की कितनी लगी वो मैंने ऐड किया, माइनस करूँगा एनआरबी ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो मैंने इसको बाय प्रोडक्ट निकला इसको बेच दिया, तो एनआरबी मतलब क्या होगा, हो सकता है छाछ को मैंने फर्दर प्रोसेस किया, पैक किया, यहाँ पे मैंने बेचा उसको, तो बेचने के लिए मेरे को एक खर्चा करना पड़ा, किसका, प्रोसेस एंड पैकेजिंग का, वो माइनस कर दिया, तो नेट नेट मेरे जेब में कितने पैसे आए, तो वो ये पैसे यहाँ के, तो मैं माइनस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से जो पैसा आया है उसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। और जो भी कूड़ा कबाड़ा बेचा वो भी माइनस कर दिया, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई मेरी। अब जो टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकली है उसको अपोर्शन करना पड़ेगा मेरे को इन दो मेन प्रोडक्ट में। वो कैसे होगी, ये सेल वैल्यू में अपोर्शन होगी। जो भी सेल वैल्यू होगी किसकी, ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि इसकी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, इसकी 10,000, बी की इसकी 8,000 है, इसकी 7,000, तो हमको जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है ना 10,000 उसको अपन इंटू करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो सेल वैल्यू आएंगी। प्रोड्यूस से करना है, सेल यूनिट से नहीं करना है, तो दोनों का अपना सेल वैल्यू निकलेंगे, उस रेशो में अपन इस जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे कितनी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई थी इसकी इसकी, तो पर यूनिट की जॉइंट कॉस्ट निकल जाएंगी हमारी, फिर अपन इसको वैल्यू कर देंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर पे। अगला टॉपिक है हमारा कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक। इसमें क्या होता है, 3 टेक्निक है, फीफो, वेटेड एवरेज, ऑलरेडी पड़ी वाली। अब आता है रिटेल पे। रिटेल में क्या होता है, मान के चलो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, तो इसमें कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, तो अपन लेके चलेंगे इसमें क्या, ओपनिंग स्टॉक भी और परचेजेस भी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन परचेजेस डिवाइड करेंगे रिटेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस, तो हमारा पता चल गया कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट का परसेंटेज कितना है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो, तो जो भी सेलिंग प्राइस यानी कि रिटेल प्राइस होगा क्लोजिंग स्टॉक का, उसको इंटू कर देंगे जो परसेंटेज निकला था ऊपर, तो हमको पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी है उस क्लोजिंग स्टॉक की। और सेम फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी सेल हुई है उसको अगर अपन इंटू कर देते हैं स्टेप 1 वाले परसेंटेज से, तो पता चल जाएगा कि जो भी माल बिका है उसमें कॉस्ट का परसेंटेज कितना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगर परचेज करते हैं अपन इन्वेंट्री को डेफर सेटलमेंट टर्म्स में, तो सेम जो इंडेस में पढ़े थे वो ये है। ये ख़त्म होता है इंडेस 2 हमारा इन्वेंट्री।